वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग जो बताया जाएगा उससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और ये लघुतरीय टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, लघुतरीय, और इसमें से छोटा क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न क्वेश्चन भी बन सकता है। तो क्या करना है, देखो एनसीईआरटी का प्रश्न है ये सब। मोस्ट ऑफ द थिंग्स है, ये थ्योरी पोर्शन से कुछ क्वेश्चन आएंगे। और आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे 2 से 3 प्रश्न को कवर करने का या 4 करने का। तो सबसे पहला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सुक्रोज की जल अपघटन। सुक्रोज की जल अपघटन, पहला प्रश्न क्या है? सुक्रोज की जल अपघटन, जिसे प्रतिपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर नाम से भी बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है कि अभी जैसे आपको ये इस प्रकार दिख रहा है तो ये उल्टा हो जाए, मतलब घूमना, रिवर्स होना, किसी भी चीज़ का उल्टा होना, किसी भी चीज़ का क्या होना? उल्टा होना, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्ट कर गया। तो अगर कोई चीज़ दाहिने घूम रहा है तो वो कैसा हो जाए? बाएं घूम जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। बात समझ में आ गया आपको? इन्वर्जन, उसी को हिंदी में हम लोग प्रतिपन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो है, सुक्रोज की जल अपघटन से आप क्या समझते हैं? सुक्रोज की जल अपघटन से आप क्या समझते हैं? मतलब सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस, सुक्रोज की क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, जल की उपस्थिति में उसका टूटना ही क्या कहलाते हैं? सुक्रोज की जल अपघटन। इसमें क्या होता है, देखो देखो एक चीज़ बताऊं मैं आपको। कोई भी सॉल्ट है आपके पास, लवण है आपके पास, जैसे सुक्रोज का है, ग्लूकोज का है, फ्रुक्टोज का है, तो उसकी उसकी खुद की एक प्रकृति होती है, खुद की एक गुण होती है। वो गुण क्या होती है वो समझना जरूरी है। कोई भी विलयन है तो उस विलयन को, कोई भी सॉल्ट का विलयन है, उससे जैसे ही प्रकाश को उस पर ऐसे कह सकते हो, जैसे उस विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है, उस विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है, जैसे ही पास किया जाता है उधर से, तो वो जो विलयन होती है उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो प्रकाश को, जो प्रकाश उससे गुजर रहा है, तो वो जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप सबको पता है प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश सीधी रेखा में जाने की वजह क्या होगा? उस विलयन की वजह से प्रकाश में दिशा में परिवर्तन आएगी, प्रकाश के दिशा में परिवर्तन आएगी। अब वो दिशा क्या हो सकता है? या तो वो क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देगा ऐसे, या तो वो क्या करेगा? क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में घुमा देगा ऐसे, या तो वो क्या करे? क्लॉकवाइज घुमा दे, या फिर क्या करे? वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। बात को समझो। कोई भी कंपाउंड आपके पास है, कोई भी यौगिक है, कोई भी लवण है, तो उसकी एक प्रकृति होती है, उसकी एक खुद की गुण होती है कि जो प्रकाश वहाँ से आप पास करवाते हो, प्रकाश, उस प्रकाश को क्या करती है वो? या तो घड़ी की दिशा में घुमाएगा या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा, या तो वो घड़ी के दिशा में घुमाएगा या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो जैसे ही आपने लिया सुक्रोज का विलयन, किसका विलयन लिया? सुक्रोज का विलयन। ध्यान से देखो, किसका विलयन लिया आप लोग? सुक्रोज का विलयन। यहाँ पे सुक्रोज का विलयन लिया आपने, इसके अंदर क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज का विलयन लिया और यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, यहाँ से प्रकाश को पास करवाया गया। प्रकाश को क्या किया गया? पास कर, मतलब गुजारा गया उससे। तो ये जो सुक्रोज का विलयन होता है, यह क्या करता है? इस प्रकाश को ये जो लाइट सीधी रेखा में जा रही थी उसको घड़ी की दिशा में घुमाता है। और कितना डिग्री से घुमाता है? वो होता है 66.5 डिग्री से। ध्यान से देखो, ये जो सुक्रोज का विलयन था स्टूडेंट, यहाँ पे इधर से लाइट गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका मीनिंग क्या होता है? जैसे एक ऑर्डिनरी लाइट जो आपके रूम में बल्ब लगा हुआ है या सूर्य प्रकाश है, तो उसमें
आप कितने कंपोनेंट मानते हो? 7 कंपोनेंट मानते हो आप। तो एक कॉन्सेप्ट होती है प्लेन पोलराइज लाइट, उसमें क्या करते हैं हम 6 कंपोनेंट को हटा देते हैं, 6 भाग को हटा देते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने भाग लेते हैं? 1 भाग लेते हैं। तो उस भाग को, उस लाइट को ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो वो लाइट आया प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं उसको, मतलब सभी को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट आप लेते हैं, एक वेवलेंथ की लाइट लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपसे कोई पूछेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलना कि एक ऑर्डिनरी लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट मुख्यतः होते हैं, लेकिन वो 6 को हटा दो, किसी एक को लो, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब एक दिशा वाली लाइट को लिया है यहाँ पे। एक दिशा वाली लाइट को जैसे ही सुक्रोज के विलयन से गुजारा गया, सुक्रोज की विलयन से गुजारा गया, तो यह देखा गया कि यह जो सुक्रोज की विलयन है, यह इस लाइट को जो एक सीधी रेखा में आ रही थी उसे इधर घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। क्या किया? घड़ी की दिशा में घुमा दिया। तो इस प्रकार का जो घुमाव है, इस प्रकार का जो घुमाव है, इसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो दक्षिणवर्ती ध्रुवन घूर्णक। हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणवर्ती ध्रुवन घूर्णक। ये ध्यान रखना होगा इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको जो हम इंडिकेट करते हैं वो पॉजिटिव साइन से करते हैं। चिन्ह किस द्वारा? पॉजिटिव के द्वारा। हम क्लॉकवाइज दिशा में अगर घूम रहा है तो उसको दर्शाते हैं। क्लॉकवाइज दिशा में अगर घूम रहा है तो उसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? उसको हम लोग दक्षिणावर्ती या प्लस से दर्शाते हैं। तो देखो एक बार देखो आप लोग अच्छे से, सुक्रोज की विलयन को जैसे ही इस विलयन से जैसे ही लाइट को पास कराया गया तो यह 2 दिशा में घूमने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सुक्रोज जो घुमा रहा है उस लाइट को, वह दक्षिणावर्ती घुमा रहा है प्लस से। और कितने डिग्री से? 66.5 डिग्री से। कितने डिग्री से? 66.5 डिग्री से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती घूर्णन। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्ती घूर्णन। अब आपको क्या समझना है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? देखो, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा होना। क्या होना? उल्टा होना। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री बता रहा है? 66.5 डिग्री। तो इन्वर्जन कैसे हुआ, इस चीज को समझो। अब जैसे सुक्रोज के विलयन का देखो, सुक्रोज का विलयन का उसका खुद का कितना था? खुद का 66.5 होता है। कितना होता है? 66.5। और ये किस दिशा में होता है? डेक्स्ट्रो यानी कि क्लॉकवाइज। लेकिन जल में जैसे अपघटन कराते हो आप, जल की उपस्थिति में इसको क्या कराते हो? अपघटन। जल की उपस्थिति में इसको तोड़ते हो तो यह 2 भागों में टूटता है। पहला भाग इसका ग्लूकोज और दूसरा भाग इसका फ्रुक्टोज। ध्यान से देखो आप लोग, पहला भाग इसका ग्लूकोज और दूसरा भाग फ्रुक्टोज। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहाँ से, आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज को जल में अपघटन कराते हैं तो यह 2 भागों में बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब जब आप ग्लूकोज की अलग से इस विलयन का, ध्यान से देखो, ग्लूकोज का देखते हो तो ये क्या करता है? 52 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा रहा है। 52 डिग्री से क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे अगर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ होता है तो आपको पता है वो क्या होता है? प्लस। और प्लस बोले तो वो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। प्लस बोले तो वो घड़ी की दिशा में। तो ये 52 डिग्री से किधर घुमाता है? बोलो, क्लॉकवाइज, यानी कि प्लस क्लॉकवाइज। और जो फ्रुक्टोज है वो कितने डिग्री से घुमाता है? 92 डिग्री। और ये माइनस जो लिखा हुआ है, ये माइनस, उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि वो घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी के दिशा के विपरीत। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां से क्या पता चल रहा है कि सुक्रोज के जल के अपघटन के बाद 2 आपको कंपोनेंट मिल रहा है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। यह घड़ी की दिशा में घूमता है कितने डिग्री से? 52 डिग्री से। और ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है और वो कितने डिग्री से? -2 डिग्री से। और ये माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? इस माइनस साइन का मतलब हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपके पास जो ये बना है, ये जो बना है, इसका कुल घूर्णन कितना होगा? इसका कुल घूर्णन कितना होगा? देखो, तो इसका हम लोग औसत घूर्णन निकालते हैं। इसका हम लोग औसत
घूर्णन निकालते हैं, औसत एवरेज वैल्यू निकालते हैं, कितना होता है देखो, औसत घूर्णन कितना होगा, इसका हुआ 52 डिग्री, 52 डिग्री, और माइनस में 92 डिग्री, और डिवाइड बाय 2, तो यह कितना हो जाएगा, इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 40 और पाउंड 2 बराबर -20 डिग्री, -20 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम समझो इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि यहाँ से सुक्रोज को जैसे जल में अपघटन कराया गया तो दो कंपोनेंट मिला, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का खुद का घूर्णन कितना होता है, 52 डिग्री, और फ्रुक्टोज का 92 डिग्री, -92 डिग्री। माइनस लिखे तो मतलब सर घड़ी के दिशा के विपरीत, घड़ी के दिशा के विपरीत। तो इससे पता चल रहा है कि सर इस बिलियन का ये जो कंपोनेंट है इसका खुद अब कितना होगा, औसत में ये कितना घूमेगा सर औसत में, तो ये 52 इसका, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला 92, इन दोनों को ऐड किया तो ये घट के 40 हो गया बटे 2, 40 बटे 2 मतलब कितना हो गया, -20 डिग्री। अब -20 डिग्री मतलब क्या पता चल रहा है आपको, बताओ, -20 डिग्री मतलब क्या पता चल रहा है। -20 का मतलब सर ये हो गया कि ये जो कंपोनेंट है वो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, और कितने डिग्री से, -20 से। तो पहले सुक्रोज कितना था, प्लस में, कितना था प्लस में, 66.5, और ये घड़ी की दिशा में था। लेकिन बाद में इसका अपघटन के बाद ये क्या हो गया, -20, तो ये घड़ी के कैसा हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा का घूर्णन हो गया। तो मतलब ये अब हो गया वाम ध्रुवन घूर्णक, जिसको हम लोग लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं, और ये बहुत फेमस शब्द होता है लीवो और डेक्स्ट्रो। तो एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए लीवो मतलब क्या होता है और डेक्स्ट्रो मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से ये कंक्लूजन मिल गया कि सुक्रोज खुद था पहले 66.5 और वो घड़ी की दिशा में था, लेकिन जल के अपघटन के बाद इसका विलयन जो बना है वो -20 का घूर्णन शो कर रहा है, लेकिन वो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार से क्या हुआ, यह इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। पहले घड़ी की दिशा में था, अब उसके उल्टा दिशा में हो गया। तो यही था ये प्रश्न, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब क्या होता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब क्या होता है, सुक्रोज की जल अपघटन का मतलब क्या होता है। तो अब क्या करो, आप लोग अच्छे से नोट कर लो इस चीज़ को, इसका मतलब क्या होता है। अब थ्योरेटिकली जो लिखना होगा वो मैं अभी नोट लिख देता हूँ, आप लोग पॉज करके इस चीज़ को अच्छे से पहले नोट कर लो, मीनिंग क्या है, उसके बाद हम लोग इसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो आप लोग क्या करो, अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लो, इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो नोट कर लो। देखो, सुक्रोज विलयन दक्षिणावर्ती ध्रुवन घूर्णक होता है। सुक्रोज विलयन दक्षिणावर्ती ध्रुवन घूर्णक होता है जब वो पहले था तब, तथा जल में अपघटन के दौरान वाम ध्रुवन घूर्णक हो जाता है। वाम ध्रुवन घूर्णक हो जाता है, इसे ही प्रतिपन्न कहा जाता है। तो आपको मैं पहले समझा दिया फिर लिखा दिया, तो आप अच्छे से नोट कर लो। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले वो भी लिख लो, सुक्रोज सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी but during the hydrolysis process its net rotation become levorotatory, that is
इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। और आपको अच्छे से पता है कितना डिग्री से चेंजिंग होता है, तो आप नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को रोक के नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, प्रोटीन की विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन की विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ी सी आइडिया आपको मैं देता हूँ, प्रोटीन बनता कैसे। देखो, प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर होती है। प्रोटीन एक क्या होती है? पॉलीमर होती है। और पॉलीमर कहे तो कि उसका कुछ बेसिक यूनिट होगा, उसका एक सबसे छोटी इकाई होगा। तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है अमीनो एसिड। इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है एमिनो अम्ल। क्या होती है स्टूडेंट? एमिनो अम्ल। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, और खूब अच्छे से बोले तो इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड भी कहते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड भी कहते हैं। अब बातें को समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन की विकृतीकरण मतलब क्या होता है? देखो, विकृतीकरण का मतलब होता है खराब होना। क्या होना? खराब होना। कहने का मतलब जो पहले जिस रूप में अच्छा था उस रूप से अलग हो जाना। ध्यान से समझो, कहने का मतलब ये कि पहले जिस रूप में वो था उससे अलग होना, उसे क्या बोलते हैं? विकृतीकरण, खराब होना। आपके पास कुछ चीज़ कोई फॉर्म में है, वो अपने पहले वाले ओरिजिनल स्टेट से अलग हो गया, मतलब जो पहले था उससे अलग हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? विकृतीकरण। क्या बोलते हैं? विकृतीकरण मतलब खराब हो जाना। अब प्रोटीन की विकृतीकरण का मीनिंग क्या है तो समझो इस चीज को। प्रोटीन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो, प्रोटीन की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना को जब देखते हो तो आप इस प्रकार से इसकी संरचना को डिवाइड करते हो अलग अलग भागों में। ध्यान से देखें, संरचना को आप अलग अलग डिवाइड करते हो, जिसको आप लोग प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, फिर सेकेंडरी जिसको आप द्वितीयक बोलते हो, और तीसरी टर्सरी, और चौथी क्वार्टरनरी। ध्यान से समझना क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखो, इसका एक अलग टॉपिक्स होता है, वो 15 मिनट का टॉपिक्स है, वो मैं अलग से सिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। प्रोटीन की विकृतीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोटीन जब बनता है तो इसकी संरचना पहले होती है प्राथमिक। क्या होती है? प्राथमिक। और प्राथमिक बोले तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे अमीनो एसिड का पॉलीमर बोल रहे हो ना, तो एक एक चेन, एक एक श्रृंखला, बिल्कुल सिंपल ऐसे। ये हुई क्या? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, मतलब सबसे छोटी इकाई जब आपस में जोड़ जोड़ के बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक संरचना। तो ये प्राथमिक संरचना। फिर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी का क्या मतलब हुआ, ये बातें को समझना है। सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो पहले आपको एकदम सीधी रेखा में दिख रही थी वो सब क्या हुआ? आपस में ज्वाइन होना शुरू हुआ। वो सब आपस में क्या हुआ? ज्वाइन होना शुरू हुआ। और जितनी ज़्यादा जटिलता बढ़ते गई उसकी नाम बढ़ती गई। जैसे सेकेंडरी, तो इसका मतलब कि वो टर्सरी से कम जटिल संरचना होगा, कम कॉम्प्लेक्स संरचना होगा। फिर अगर टर्सरी बोलेगा तो अगर क्वाटरनरी बोलेगा ये, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ही जटिल संरचना है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा ही जटिल संरचना है। तो जटिलता के आधार पे, उसके स्ट्रक्चर की जटिलता के आधार पे, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे, वो कितना संघनित हो रहा है, कितना ज़्यादा अपने आप में बॉन्डिंग कर रहा है, कितने अच्छे से बंध रहा है, उसके आधार पे प्रोटीन को 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, सेकेंडरी और इसको बोलते टर्सरी और क्वाटरनरी। इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा? देखो,
कोई भी प्रोटीन है वो त्रिविमीय संरचना में होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय संरचना में। प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन त्रिविमीय संरचना में होती है। प्रोटीन त्रिविमीय संरचना में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्रोटीन कैसी होती है? त्रिविमीय संरचना में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये सक्रिय होती है। सक्रिय अवस्था में, सक्रिय अवस्था में होती है। सक्रिय कहने का मतलब इसका जो कार्य है वो करने के लिए तैयार होना। इसका जो कार्य है उस कार्य को करने के लिए तैयार होना को क्या बोलते हैं? सक्रिय अवस्था। क्या बोलते हैं? सक्रिय अवस्था। प्रोटीन अपनी त्रिविमीय संरचना में पाई जाती है प्राकृतिक रूप से। ध्यान से समझो, इसकी विन्यास कैसी है, आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो बोलना क्या है? त्रिविमीय। क्या? त्रिविमीय। और वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के आधार पे तो ये सब मिलके एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिविमीय संरचना। तो ये इसकी प्राकृतिक रूप है, ये इसी रूप में पाया जाता है। ये इसकी कैसी रूप है? प्राकृतिक रूप है। ये इसी रूप में पाया जाता है, त्रिविमीय संरचना में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और सक्रिय होती है। मतलब इसका जो कार्य है उस कार्य को करने के लिए ये तैयार रहती है, वो कार्य करती है। तो विकृतीकरण का मतलब क्या होगा? कि इसकी जो सक्रिय अवस्था थी उसको खराब करना। ध्यान से समझो, विकृतीकरण का मतलब क्या हुआ? कि इसकी जो सक्रिय अवस्था थी उसको खराब करना। पहले ये अच्छे से कार्य कर रहा था, लेकिन इस चीज को खराब होना या खराब करना ही क्या कहलाएगा? विकृतीकरण। खराब होना या खराब करना ही क्या कहलाएगा? विकृतीकरण। बात समझ में आ रहा है आपको? तो आप कैसे करते हो और वो कई जगह जरूरी भी है, कई जगह जरूरी भी नहीं है, तो वो चीजें आपको समझना है। ये सक्रिय अवस्था में पाई जाती है और प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो प्रोटीन की जो विकृतीकरण होती है उसके लिए जो जिम्मेदार फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जिसके वजह से इसकी विकृतीकरण हो जाती है, उसको मैं यहां पे बता देता हूं। देखो, प्रोटीन के लिए जो है वो पीएच स्पेसिफिक होता है। पीएच जैसे आप अम्लीय और क्षारीय निर्धारित करते हो कि 7 से कम है तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग अम्लीय बोल देते हैं और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय बोल देते हैं। तो प्रोटीन की विकृतीकरण किस बात पे निर्भर करती है? पीएच पे। किस पे? पीएच पे। फिर तापमान पे। किस पे? तापमान पे, टेम्परेचर पे। फिर देखो दाब पर, जिसको प्रेशर पे बोलते हैं। तो मुख्यतः ये सभी कारक हैं जिसके वजह से प्रोटीन को खराब किया जा सकता है। ये सभी कारक हैं जिसके वजह से प्रोटीन को खराब किया जा सकता है। देखो, प्रोटीन अपने पीएच रेंज में अच्छे से सक्रिय होते हैं। पीएच रेंज में जैसे कोई प्रोटीन काम कर रहा है, जैसे एंजाइम भी होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, तो वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्य कर रहा है, उसके लिए एक पीएच रेंज होती है। इस पीएच रेंज पे ये अच्छे से काम करेगा। जैसे ही उसमें अंतर कर दोगे तो वो एंजाइम कार्य करना बंद कर जाएगा। फिर से समझो, अपने पाचन तंत्र के अंदर जो एंजाइम कार्य कर रहे हैं उसकी एक पीएच रेंज होती है और आप सबको पता होना चाहिए कि एवरी एंजाइम इज ए प्रोटीन। प्रत्येक एंजाइम एक क्या है? प्रोटीन है। तो उसकी पीएच रेंज पे कार्य करने की क्षमता होती है, वो सक्रिय होती है। लेकिन आप क्या करो, वहां पे पीएच को चेंज कर दो। क्या कर दो? पीएच को चेंज कर दो। तो जैसे ही पीएच चेंज करोगे तो वो क्या होगा? अब वो अपना कार्य करना बंद कर देगा। वो अपना कार्य करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब वो खराब हो गया। क्या होना? खराब हो गया, विकृतीकरण हो गया। तापमान चेंज करके भी कर सकते हैं और दाब चेंज करके भी कर सकते हैं। कई जगह आपको ऊष्मा के प्रभाव से भी लिखा मिल जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज है। ऊष्मा की वजह से भी,
उष्मा की वजह से भी। तो ये सभी कारक हैं जो प्रोटीन की विकृतीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लो, एक रफ आइडिया। फिर मैं इसकी वो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले समझ लिए आप लोग, और उस चीज़ को मैं अब लिख देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और अच्छे से नोट कर लो। तो आपको अब क्या करना है, नोट करना है, इसको ही एग्जाम में लिखना है। देखो वो समझना था, समझ लिए क्या होती है, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो चीज़ें देखो। प्रोटीन की विकृतीकरण। प्रोटीन जैविक निकाय में, जैविक निकाय कहने का मतलब हम लोग लिविंग सिस्टम, जैसे एनिमल्स हुआ, ह्यूमंस हुआ, उसको लिविंग सिस्टम बोलते हैं, लिविंग सिस्टम। प्रोटीन जैविक निकाय में एक निश्चित विन्यास में त्रिविमीय संरचना के रूप में, कैसी होती है ये त्रिविमीय संरचना, मतलब 3 डायमेंशनल, कैसा 3 डायमेंशनल के रूप में सक्रिय अवस्था में रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये शब्द, किस अवस्था में होती है, सक्रिय अवस्था में, मतलब जिसको इसको जो कार्य करना है उस कार्य को करने के लिए तैयार रहती है, सक्रिय अवस्था में रहती है। फिर देखो, इसे प्राकृतिक प्रोटीन कहा जाता है, या अपने नेचुरल फॉर्म में होता है, नेटिव फॉर्म में होता है, या जैसे इसको होना था उसी रूप में होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे प्राकृतिक प्रोटीन कहा जाता है। लेकिन पीएच, ऊष्मा, तापमान तथा दाब में परिवर्तन से, लेकिन पीएच, ऊष्मा, तापमान तथा दाब में परिवर्तन से प्रोटीन की विन्यास जो 3 डायमेंशनल फॉर्म में था, जो 3D फॉर्म में था, त्रिविमीय संरचना के रूप में था, प्रोटीन की विन्यास विगर या भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। इसको हटाओ, भंग हो जाती है, मतलब जो पहले थी जिस रूप में प्राकृतिक रूप से, उससे भंग हो जाती है। इसे ही विकृतीकरण कहा जाता है, इसे ही विकृतीकरण कहा जाता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन इसे ही कहा जाता है। इससे केवल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये शायद आपके बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव में जरूर पूछेगा। इससे केवल 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जिसको हम लोग सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी बोलते हैं, इससे केवल 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री संरचना ही नष्ट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी ही खराब होते हैं। तो प्राइमरी जैसे वो था वैसा ही रहता है, मतलब ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन्स इंटैक्ट, जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो संरचना नष्ट हो जाती है, प्राथमिक संरचना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्राथमिक संरचना मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका जैसे था वो वैसे क्या वैसे ही रहता है। और इसका जो बेहतरीन उदाहरण है, जो बोर्ड वाले को डायरेक्ट पूछा जाएगा, अंडे के उबालने पर अंडा की उजला भाग का स्कंदन एक किस प्रकार की प्रक्रिया को बताता है, तो क्या कहलाता है, वो विकृतीकरण को बताता है। किसको बताता है, विकृतीकरण को। अंडे उबालने पर अंडा की उजला भाग की स्कंदन मतलब जमना जो होती है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाती है, तो प्रोटीन की डीनेचुरेशन को बताती है। फिर दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड बनता है, कौन सा, लैक्टिक अम्ल। और यह भी एक प्रोटीन की विकृतीकरण का उदाहरण है। तो 2 बेहतरीन उदाहरण है, आपको ध्यान रखना होगा। अंडे उबालने पे अंडा के उजले भाग की स्कंदन और दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड बनता है, वहाँ पे भी प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होता है वो इसका उदाहरण है। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में आए तो इस प्रकार से लिख के आना। और जो मैं आपको पहले बताया था वो एक प्रोसेस होता है, तो उस आप पहले समझ लो, फिर नोट कर लो और अच्छे से तैयार कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फिर एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही छोटा प्रश्न है, एनसीईआरटी का ही है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का।
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लेकिन इससे कई मॉडिफिकेशन करके प्रश्न बनाया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय होती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन अविलय होती है। साइक्लोहेक्सेन अविलय होती है। देखो, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के अंदर विलय होना और ना होना किस बात पर निर्भर करती है, पहले उसको समझते हैं। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ किसी भी विलायक के अंदर विलय होगी, घुलेगी या नहीं घुलेगी, वो किस बात पे निर्भर करती है, पहले उस बात को समझो आप। एक कॉन्सेप्ट होती है लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या कॉन्सेप्ट होती है? लाइक डिजॉल्व लाइक। उसका क्या मतलब होता है? थोड़ा मुझे दिक्कत होगा हिंदी समझाने में, तो आप लोग हिंदी शब्द का थोड़ा मैं यहाँ पे कम प्रयोग कर पाऊंगा लाइक डिजॉल्व लाइक में, लेकिन उम्मीद है आप सीख जाओगे। देखो, जैसे मैं H2O लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? H2O। तो इसको देखो एक बार, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर बोले तो इसमें दो ध्रुव देखो जनरेट होगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है माइनस और इसकी प्लस। तो इस प्रकार से ये क्या बना? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बना? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर जो घुलेगा वो भी क्या होगा? वो भी पोलर होगा। वो भी क्या होगा? पोलर होगा। ध्यान से समझो, इस चीज़ को मैं कर लेता हूँ। थोड़ा म्यूजिक का न्यूसेंस हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। देखो, पोलर में पोलर घुलेगा, पोलर में पोलर घूमेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे कभी बताऊंगा, अभी थोड़ा इस क्वेश्चन पे ही चल जाते हैं। डिस्टर्बेंस हो रहा है, पता है। देखो, ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हो, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो ध्यान दें एक बार जल्दी से आप लोग। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो इसमें जो OH मौजूद होता है, OH मौजूद होता है, उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से ये वाटर के साथ, यानी कि जल के साथ H बंधन बनाता है। जल के साथ क्या बनाता है? H बंधन, हाइड्रोजन बंधन। H बंधन बनाता है, और ये H बंधन बनाता है तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़ता है। मतलब ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? H बंधन की वजह से ये आपस में जुड़ेगा, और जुड़ेगा तभी वो उसमें घुलेगा। ये जुड़ेगा, इसी वजह से वो घुलेगा। ध्यान से देखें, OH और H2O में H बंधन होगा। क्या होगा? H बंधन, हाइड्रोजन बंधन। और हाइड्रोजन बंधन की वजह से यह क्या होगा? घुलेगा। मतलब विलय जिसको बोलते हो, ये क्या होगा? घुलेगा। ये क्या होगा? घुलेगा। और साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं घुलेगा वो समझो। साइक्लोहेक्सेन ये है, 6 मेंबर का रिंग है, इसमें कोई OH नहीं है, इसमें कोई OH नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा। तो इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं होगा, इसमें H बंधन नहीं होगा। और आप देखो, जब तक ये बंधन नहीं होगा तब तक घुलेगा नहीं, तो H बंधन नहीं होगा, इसी वजह से यह मॉलिक्यूल जल में अविलय होगा। यह क्या होगा? जल में अविलय होगा, और ये जल में विलय होगा। तो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो था लाइक डिजॉल्व लाइक का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, कभी और डिस्कस करेंगे वो अलग से टॉपिक्स पे। यहाँ आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि वो चीज़ें अगर नहीं होती है तो ये लेक्चर आना बंद हो जाएगा। जेन्युइन रीज़न है, देखो जेन्युइन रीज़न है। इससे आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, दोस्तों को शेयर ही करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।